मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, इनसे संबंधित बातों को हम जानेंगे। परीक्षा के लिए के दृष्टि से कितने कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इन सब बातों को हम जानते हैं। जैसे हमने बताया कि क्रमशः कल हमने पढ़ा कि प्रांतीय विधानसभा जो आपका चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद बिना भारतीयों की सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर देना लॉर्ड लिनलिथगो ने, और जब शामिल कर दिया तो भारतीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद की घटना होती है। और आगे हम अब चलते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है जिसे हम कहेंगे अगस्त प्रस्ताव, और यहाँ पर तीनों, यहाँ हम सबसे पहले क्या जानेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव को। सबसे पहले क्या देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, कब ये पारित हुआ, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। अभी आपको जैसे हम बता रहे थे कि 1939 ईस्वी में आपको बताया गया कि कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन। और कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन आपका होता है, वार्षिक सम्मेलन रामगढ़। कहाँ पर होता है भाई, रामगढ़ सम्मेलन। दिसंबर 1940 में, दिसंबर 1940 ईस्वी में होता है रामगढ़ में। कहाँ पर होता है भाई, रामगढ़। रामगढ़ आपका कहाँ पर है, बिहार में है। रामगढ़ कहाँ, बिहार। तो कांग्रेस का ये जो वार्षिक अधिवेशन आपका होता है रामगढ़ बिहार में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्ष कौन बने, और इसी समय आपके अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। अध्यक्ष आपके कौन बन गए, अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम सहयोग करेंगे, यानी हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ रहेंगे, किंतु केंद्र में सरकार बनाने का अधिकार हमें दिया जाए। तो इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाया गया कि अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार, कहाँ पर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो आपका है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार केंद्र में बनाने की अनुमति दिया जाए, केंद्र में बनाने की अनुमति दिया जाए, बनाने की क्या मिले, अनुमति दी जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन का साथ देंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे। ये हो गया आपका साथ देंगे। इस समय जो आपके वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो, और उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आया। लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव लाए, और इसी प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 ईस्वी, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को ये प्रस्ताव आया था। इसलिए ये प्रस्ताव ही आपका किस नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह था कि जब ऐसी बात कही गई तो लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पेश किया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को,
और इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये बातें क्या हैं, कौन कौन सी यहाँ पर मुख्य बातें थीं, मुख्य बातों को हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें की गई। तो सबसे पहले हम ये जान लें, इस अगस्त प्रस्ताव में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस की इस शर्त को कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाने का यदि मौका हमें दिया जाए तो हम सहयोग करेंगे, तो अगस्त प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की, इसे हम कह सकते हैं, कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। मांग को क्या किया गया? स्वीकार नहीं किया गया। पहली चीज स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ पर जो क्या बात कही गई थी कि केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए, तो अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया भाई कि ये हम अनुमति नहीं देंगे, हाँ लेकिन युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का हम गठन करेंगे। युद्ध के बाद की स्थिति क्या होगी? युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन हम करेंगे। सभा का क्या करेंगे? सभा का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये कहा गया कि भारतीयों वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की संख्या क्या किया जाएगा? भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी। दूसरी बात ये हो गई कि भारतीयों की संख्या यहाँ पर क्या किया जाएगा? बढ़ाई जाएगी। तो ये बातें यहाँ पर की गई। जैसे एक अभी आपने देखा कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा पर विचार, गठन पर विचार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा भारत पर अगला ये आश्वासन देते हैं कि भारत की सत्ता, मान लीजिए युद्ध में आप शामिल होते हैं और हमें विजय मिलती है, तो भारत की सत्ता किसी शक्तिशाली के हाथ में नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पर कि भारत की सत्ता किसी शक्तिशाली के हाथ में नहीं सौंपी जाएगी। किसी शक्तिशाली के हाथ में नहीं सौंपी जाएगी, हाथ में नहीं सौंपी जाएगी। ये बात यहाँ पर की गई कि नहीं सौंपी जाएगी, जिससे कि जनता का अहित हो, तो ये ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार की बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दो यहाँ पर जो मुख्य आपकी पार्टी, एक आपकी कांग्रेस, एक आपकी कौन? कांग्रेस, और दूसरा आपका कौन है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस अगस्त प्रस्ताव को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ये भी आपके कांग्रेस भी इसे क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग का अस्वीकार करने का कारण क्या है? मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार करती है क्योंकि इसमें अलग का मतलब है, यहाँ पर अब प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं रह गई है, अलग पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। अलग पाकिस्तान की बात इसमें नहीं की गई थी, या हम कह लें कि अलग भाग के रूप में बात यहाँ पर नहीं की गई थी, इसलिए बात नहीं की गई। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसे अस्वीकार कर दिया। चलिए भाई, यहाँ पर ये कि अब तक की स्थितियाँ ये थी कि मुस्लिम लीग एक अलग राज्य, अलग देश की बात कर रहे थे कि एक अलग आपका क्या हो जाए? राज्य हो जाए। अगला
कांग्रेस की बात हमने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था। और यहाँ पर ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक कथन कहा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है, कील की तरह है। तो यहाँ पर ये वक्तव्य किसने दिया? ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू ने दिया। क्या कहा अगस्त प्रस्ताव के बारे में? कि अगस्त प्रस्ताव आपका क्या है? अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव को दोनों दल द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक के बाद एक आपकी घटनाएं क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। अब अगला हम देखते हैं, इसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो अगला जो आपका बिंदु बनता है ये आपका है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की मांग, जब पाकिस्तान की मांग की बात आती है तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम मुस्लिम प्रांत, उत्तर पश्चिम क्या होगा? मुस्लिम प्रांत होगा। मुस्लिम प्रांत की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया। मोहम्मद किसने किया? इकबाल ने। और मोहम्मद इकबाल ने इस तरह का कि नियत में ऐसा लगता है कि एक उत्तर पश्चिम अलग प्रांत मुस्लिम प्रांत के रूप में गठन होगा। और यह बात मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में कही थी। कहाँ पर कहा था भाई? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम मुस्लिम प्रांत की बात किया था। कहाँ पर? 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में। देखिए अब इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है यहाँ पर अब हम देखते हैं पाकिस्तान की मांग। अगला है, फिर बात आती है 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली आपके आते हैं। और चौधरी रहमत अली ने क्या किया? 1933 ईस्वी में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। ये आपके क्या थे? छात्र। और इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। यानी शब्द इन्होंने कौन सा प्रयोग किया? शब्द प्रयोग किया पाकिस्तान। पाकिस्तान ये आपका हो गया पाकिस्तान। यहाँ पी से आपका हो गया पंजाब। पी से आपका क्या है? पंजाब है। ए से यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। यहाँ पर आगे जो ये दो शब्द हैं IS, ये आपका हो गया सिंध है। कौन सा है? सिंध। और ये तान का मतलब हो गया बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान, इनको मिलाकर एक शब्द आपका बना जिसे क्या कहा गया? पाकिस्तान नाम से जाना गया। और ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कई बार एग्जाम में आपसे आया है। शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? तो शब्द का प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग किसने किया भाई? शब्द का प्रयोग किए चौधरी रहमत अली हैं। ये आपके चौधरी रहमत अली। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं अगली घटना यहाँ पर होती है 1937। देखिए जब 37 में प्रांतीय चुनाव होते हैं तो जो अपने को मसीहा कहलाते थे, मसीहा, अपने जाति के मसीहा, वर्ग के मसीहा के रूप में इनकी यहाँ पर पराजय हुई थी। और जब पराजय हुई तो ये बहुत ही परेशान थे। और उसी समय कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत मिला था
और आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इसी समय में यहाँ पर एक होता है 1937 ईस्वी की एक घटना है। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी पर आरोप लगा दिया कि ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, ने महात्मा गांधी को कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे हैं। और ये बात इन्होंने कही, और इसी समय दो राष्ट्र सिद्धांत भी इन्होंने दिया, दो राष्ट्र सिद्धांत दिया। तो दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो राष्ट्र सिद्धांत 1937 ईस्वी में किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। 1937 ईस्वी में इन्होंने एक आरोप भी महात्मा गांधी पर लगाया कि ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाह रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में इसी समय इन्होंने हिंदू राष्ट्र सिद्धांत दिया और सांप्रदायिक दंगे भी भड़काए। साथ ही साथ इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो ये बातें यहाँ पर की गई। अब आगे देखते हैं, इसी चरण में हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक घटना है आपकी 1939 ईस्वी की। 1939 ईस्वी मुस्लिम लीग। 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अली नगर योजना एक तैयार की। कौन सी योजना भाई तैयार करते हैं? अली नगर योजना। अली नगर योजना। और इस अली नगर योजना में भारत का जितना भूखंड था उसके 4 प्रांत यहाँ पर इन्होंने बताया। कहा कि एक तो आपका बनेगा भाई हिंदुस्तान, एक आपका क्या होगा? हिंदुस्तान होगा, एक आपका बनेगा क्या? बंगाल, एक आपका क्या बनेगा? बंगाल आपका एक प्रांत हो गया। एक इन्होंने हिंदुस्तान बताया, एक को इन्होंने बंगाल बताया, एक हैदराबाद बताया और एक पाकिस्तान। एक को क्या इन्होंने कहा? हैदराबाद, और एक को इन्होंने कहा पाकिस्तान। यानी इस भारत के जो भारत के भूभाग हैं, इस भूभाग में कितने आपके राज्य गठित होंगे? यानी चार राज्य यहाँ पर, राज्य का मतलब 4 देश यहाँ पर आपके बनेंगे, और 4 भागों में, यह हम कह सकते हैं 4 भागों में बांटा गया। और 4 भागों में बांटने का जो प्रस्ताव था, 4 भागों में किसमें था? अली नगर योजना में। अली नगर योजना किसने प्रस्तुत किया? ये 39 की बात है। अली नगर योजना आपकी है, अली नगर योजना 1939 ईस्वी। अली नगर योजना 1939 ईस्वी मुस्लिम लीग द्वारा ये पेश किया गया कि एक हिंदुस्तान, एक बंगाल, इसे आज बांग्लादेश हम, एक हैदराबाद, एक पाकिस्तान। यह भारत को 4 भागों में इन्होंने क्या किया? बांटा था कि इतने यहाँ पर राज्य बन सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद इतने देश 4 भागों में बात किसमें की गई? अली नगर योजना में। अब आइए, यही बात आगे जब होती है तो 1940 ईस्वी की बात आती है, और 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। 1940 ईस्वी लाहौर, और लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का क्या होता है? अधिवेशन। मुस्लिम लीग का अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तान प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ। अलग प्रांत के रूप में ये पारित हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था।
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। अलग प्रांत की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये ध्यान रखना है आपको कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। किस प्रस्ताव में, यानी किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये हो गया आपका, एक अलग बात किया गया, दो राष्ट्र आपके बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ पर, चूंकि पाकिस्तान का जो शाब्दिक अर्थ आपको पहले ही बताया गया, तो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग न करके एक अलग राष्ट्र की बात की गई। प्रस्ताव पारित हुआ कि अब हम एक अलग राष्ट्र के बिना हम संतुष्ट नहीं होंगे, और ऐसा प्रस्ताव आपका पारित हुआ कब? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसका? मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन है। ये बातें यहाँ पर हैं, ये प्रश्न आपका आता है भाई। और यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य हैं कि इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया। अब बात पर करते हैं प्रारूप की, तो प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खां ने। सिकंदर हयात खां, प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खां ने। और इसे पेश किया किसने भाई? फजलुल हक ने। फजलुल हक ने क्या किया? इसे पेश किया। किसने पेश किया था? फजलुल हक ने इसे क्या किया? पेश किया प्रस्ताव को। और खली कुज्जमा ने इसका क्या किया? समर्थन किया। समर्थन करने वाले आपके कौन हो गए? समर्थन करते हैं खली कुज्जमा। खली कुज्जमा, खली कुज्जमा ने क्या किया भाई? समर्थन किया। ये सभी आपके प्रस्ताव हैं। प्रारूप, इस प्रस्ताव, अलग राष्ट्र का जो प्रस्ताव है, ये प्रारूप जो तैयार किया था, प्रस्ताव तैयार किया था सिकंदर हयात खां ने। इसे मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पेश किसने किया? फजलुल हक ने। और बाद में इसका समर्थन किया खली कुज्जमा ने किया था। तो यही है आपका पाकिस्तान, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये सभी जो घटनाएं आपकी क्रमशः आपकी हैं, ये घटनाएं आपकी हैं मार्च में। आगे हम बढ़ते हैं, फिर अगली जो हमारी घटना होगी जिसे हम कहेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। तो चलिए भाई, अगली घटना जो आज हमने देखा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पीछे कारण क्या था? सबसे पहले हमें यही जानना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, जब अगस्त प्रस्ताव की बात का विरोध करना, पहली चीज अगस्त प्रस्ताव में जो बातें कही गई उसका क्या करना? विरोध करना। और सबसे ज्यादा ये प्रदर्शित करना कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। इस बात को लेकर भारत में एक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के पीछे कारण या क्या बनता है, पृष्ठभूमि क्या बनती है। पृष्ठभूमि यही है, अगस्त प्रस्ताव का विरोध। अगस्त प्रस्ताव का यहाँ इसमें क्या किया गया? अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया। अगस्त प्रस्ताव का विरोध। दूसरा यहाँ पर क्या था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। यही दिखाने के लिए, यही बताने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया गया। नहीं है। ठीक है। तो दो बातें यहाँ पर हमने बताया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध यहाँ पर करना था। दूसरा आपका क्या था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है, यह प्रदर्शित भी करना था। और इसीलिए भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। और सत्याग्रह प्रारंभ आपका होता है, प्रारंभ कब होता है? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी पौनार प्रारंभ हुआ।
और कहाँ से ये शुरू हुआ, तो कहाँ से अगर बात आए भाई, प्रारंभ स्थल ये आपका है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम है, और पवनार आश्रम आपका कहाँ पर है, ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले सत्याग्रही यहाँ पर कौन होते हैं, पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही आपके होंगे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही यहाँ पर आपके कौन होते हैं, दूसरे सत्याग्रही आपके होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल कौन हो गए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर क्या हो गए, दूसरे सत्याग्रही हो गए। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपका था ये आपको बताया गया। ब्रिटिश सरकार के दावे को ये खोखला साबित करना, उद्देश्य इसका यही था कि ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। यही बात यहाँ पर है। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य यही था आपका कि ब्रिटिश सरकार के इस दावे को, ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना, बेबुनियाद साबित करना, कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ हैं, ब्रिटेन के साथ हैं। ये हो गया आपका ब्रिटेन के साथ। ये सब आपकी घटनाएं हैं। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से। अगली जो हमारी घटना है वो आपकी है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, चलिए मित्रों हम देख लेते हैं क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन की स्थिति कैसे बनती है, क्या कारण बनता है, यहाँ पर इस समय तक आते आते क्रिप्स मिशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर होती है। जापान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था, यानी म्यांमार बर्मा तक जापान का क्या हो चुका था, अधिकार। अंडमान निकोबार भारत के केंद्र शासित जो राज्य हैं इन पर भी जापान का अधिकार हो चुका था। ऐसी स्थितियों में जापान को रोकने के लिए मित्र राष्ट्रों में जैसे आपका चीन, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डालते हैं कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में आप शामिल करिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करिए, और आवश्यकता हो तो उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान करिए। और इसलिए एक प्रस्ताव लाया जाता है स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और इसी को हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन। तो आइए हम क्रिप्स मिशन की बातें, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति क्या बनती है, कमजोर होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये सब कारण बनते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति आपकी क्या होती है, स्थिति कमजोर होती है। तो जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति आपकी क्या होती है, कमजोर होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इस समय रूजवेल्ट थे। चीन के राष्ट्रपति
चांग शेक काई थे। चीन के राष्ट्रपति आपके उस समय कौन थे? चांग काई शेक थे। चांग शेक काई नहीं, चांग काई शेक थे, चांग काई शेक। और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के ईवार, ऑस्ट्रेलिया के कौन थे भाई? ऑस्ट्रेलिया के ईवार। और इन लोगों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर, विंस्टन चर्चिल पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं कि भारतीयों को कुछ या तो आप रियायत दीजिए या उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। और इसी दबाव में आपका भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, यानी या तो उनसे बात करें, उन्हें कुछ रियायत दें, या आप क्या करें? उन्हें स्वतंत्र कर दें। ऐसा दबाव डाला गया कि विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। विश्व युद्ध में क्या करना है? भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। सहयोग आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और ऐसी परिस्थितियों में एक प्रस्ताव आपका आता है स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या था? एक प्रस्ताव पारित किया गया। पारित हुआ, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से या क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में, ये डेट आप जानते रहिएगा, मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया। और ये भारत में कहाँ पर? मुंबई। यहाँ भी हम लिख सकते हैं। ये आपका है 1942 ईस्वी, कहाँ पर? मुंबई। ये हो गया आपका 1942 ईस्वी, मुंबई। क्रिप्स कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं संविधान। यहाँ पर इनके प्रस्ताव क्या थे कि यदि भारतीय साथ देंगे, यहाँ इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा बुलाई जाएगी। संविधान निर्मात्री सभा, यहाँ पर भी बात किया गया कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। सभा का क्या होगा? गठन होगा। डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा, यानी अधिराज्य दिया जाएगा। अधिराज्य दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा या अधिराज्य की बात की गई इसमें कि हम अधिराज्य देंगे। साथ ही साथ संविधान निर्मात्री सभा का हम क्या करेंगे? गठन करेंगे। एक भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। इस तरह के प्रस्ताव थे। और इस प्रस्ताव से दोनों पार्टियां, जैसे अभी हमने कहा कि ये पार्टी एक कांग्रेस और दूसरी आपकी कौन? मुस्लिम लीग, दोनों इससे संतुष्ट नहीं थे। मुस्लिम लीग क्यों संतुष्ट नहीं था? क्योंकि इसे दो ही राष्ट्र चाहिए था। दो राष्ट्र की बात इसमें नहीं थी। राष्ट्र की बात इसमें नहीं थी। और यहाँ पर क्या था? कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। कांग्रेस क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। अब दोनों इसलिए यहाँ पर सहमत नहीं हुए। और भविष्य के प्रस्तावों से कुछ होने वाला नहीं है। वास्तविक आपकी क्या योजना है उसे आप उजागर कीजिए, ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा गया। और इसी प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा भाई? उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि चेक
यानी एक ऐसा चेक है जिसका जो यानी एक ऐसे बैंक के नाम का ये चेक है जो बैंक अब क्या होने वाला है, डूबने वाला है। जो बैंक आपका क्या है, डूबने वाला है। इसी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसी में आपका जोड़ दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आपके कई बार आए हैं। उत्तर तिथि चेक महात्मा गांधी ने कहा, और एक ऐसा बैंक जो डूबने वाला है, एक ऐसा बैंक जो क्या हो, डूबने वाला हो, दिवालिया हो, डूबने वाला हो। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि ये जो आपका है दिवालिया बैंक का उत्तर तिथि चेक, ये कह सकते हैं दिवालिया बैंक का उत्तर तिथि चेक, उत्तर तिथि चेक। ये बात आपने महात्मा गांधी, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम देखते हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं कि मित्र क्रिप्स यानी ये इस तरह कहते हैं, मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। किसके वकील बनकर आए हैं? शैतान के वकील बनकर आए हैं, वकील बनकर आए हैं। इस प्रकार का कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये सब ध्यान दीजिएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जाता है, तो 11 अप्रैल को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। कब वापस ले लिया गया? 11 अप्रैल को 11 अप्रैल 1942 क्रिप्स प्रस्ताव क्या किया जाता है? वापस ले लिया जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया आपका? वापस हो गया, प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। तो ये हो गया आज का जो बताया गया आपको, ये बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर आपका क्रिप्स प्रस्ताव तक आपको दिया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव आपको बताया गया, और जैसा कि ये 4 टॉपिक आपको दिए गए थे, ये आज पूरे होते हैं। अगली घटना में जो आपका है वो आपका होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कुछ अन्य हम आंदोलन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शाही नौसेना विद्रोह है, बेबेल समझौता, इन सब जानने के बाद एक लेक्चर हमारा और होगा, और एक लेक्चर में हम आधुनिक भारत को अब समाप्त करेंगे। बाकी की जो भी अब घटनाएं हैं, क्योंकि हम क्रांतिकारी अलग बांट कर पढ़ लिए, तो क्रांतिकारी आपका अलग समाप्त हो गया। किसान हम अलग आंदोलन बांट दिए, जनजाति अलग बांटकर आपको पढ़ा दिया गया। तो इसलिए अब जो बचे हुए आपके पार्ट हैं स्वतंत्रता आंदोलन के तृतीय चरण के, और तृतीय चरण में महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष का जो तीसरा चरण आपका होता है, वो भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ तक 1942 ईस्वी, 42 में अभी आपने देखा क्रिप्स प्रस्ताव, और उसके बाद भारत में कि महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटेन को संबोधित किया कि भाई अब हमें जापान के हाथों छोड़कर मत जाइए, हमारा जैसा भारत है हमको उस दशा पर आप छोड़कर जाइए, क्योंकि जापान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो ऐसी स्थितियों में एक भारत में महात्मा गांधी द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है, और उस प्रस्ताव के प्रारंभ में कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इसी समय महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य प्रयोग किया। एक वाक्य क्या प्रयोग किया कि हम बालू की रेत से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, और फिर कांग्रेस वर्धा सम्मेलन में इनके प्रस्ताव को मानती है, भारत छोड़ो को। फिर इसी प्रकार का, तो आइए हम इसी श्रृंखला में देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन है क्या। आइए मित्रों, आज भारत छोड़ो को हम देख ही लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो आपकी पृष्ठभूमि बनती है, अभी हमने आपको बताया कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका प्रारंभ होता है, ये आपका 1942 ईस्वी, 1942 ईस्वी। और इस प्रकार से अब स्थितियां क्या बनती हैं, इन्हें आप जान लीजिए।
जापान आपका क्या है, जापान लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। जापान लगातार क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा था। महात्मा गांधी को ये लगा कहीं अब हम ब्रिटेन नहीं जापान के हाथों हम गुलाम ना हो जाएं। प्रस्ताव महात्मा गांधी ने दिया कि भाई आप एक ऐसा करिए। महात्मा गांधी ने एक पत्र आपका संबोधित किया पत्र के माध्यम से, और वह पत्र आपका कौन सा है, हरिजन पत्र है। और हरिजन पत्र में इन्होंने संबोधित किया क्या कि अब भारत छोड़ो, क्या करिए भाई, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का मतलब है कि भारत छोड़ दीजिए, हमें जापान के हाथों मत छोड़ कर जाइए, हम जैसे हैं वैसे ही हमारी दशा पर हमको छोड़ दीजिए। आइए तो इसी हरिजन पत्र में भारत छोड़ो की बात महात्मा गांधी ने की, हरिजन पत्र में भारत छोड़ो की बात की, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। उस समय कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और जब कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, तब महात्मा गांधी ने एक वाक्य आपका बोला कि हम बालू, मुट्ठी भर बालू से हम क्या कर सकते हैं, यानी हम मुट्ठी भर बालू से या हम कह लें बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस से क्या कर सकते हैं, बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, संगठन खड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से बाद में जब महात्मा गांधी के इस रूप को देखा गया, मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन हम क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो आइए आज ये पूरा भी हो जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये वक्तव्य दे दिया क्या कि मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो आगे एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है, और वो सम्मेलन होता है आपका वर्धा में। कहाँ पर होता है भाई, वर्धा सम्मेलन। वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को माना गया। तो आप जानते रहिएगा, सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा कहाँ पर स्वीकार किया गया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया वर्धा कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो आइए मित्रों, स्वीकार कर देती है कांग्रेस। अब यहाँ से फिर एक आपका सम्मेलन होता है ग्वालियर टैंक में। कहाँ पर होता है भाई, ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान। और ये जो मैदान है आपका ग्वालियर टैंक मैदान, ये ग्वालियर टैंक मैदान आपका है मुंबई में। और यहीं पर इस भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है, ध्यान रखिएगा, इसे प्रस्ताव पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया भाई, पेश किया, और कुछ संशोधन के साथ ये क्या कर लिया जाता है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। कुछ संशोधन के साथ प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। प्रस्ताव क्या हो गया, पारित कर दिया गया। तो चलिए अब हम जान लिए भाई पारित कर दिया गया। तो चलिए मित्रों, प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सा प्रस्ताव पारित होता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अब परिस्थितियां क्या बनती हैं, कहते हैं कि इस समय इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने 70 मिनट का अपना भाषण दिया। कितने मिनट, 70 मिनट का भाषण, यानी जनता को इन्होंने क्या किया, संबोधित किया। और एक इन्होंने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया, करो या मरो। क्या मंत्र दिया भाई, करो या मरो। करो या मरो का इन्होंने एक नारा लगाया भाई। और चूंकि ये प्रस्ताव 7 अगस्त की बात थी। 7 अगस्त, ये जो आपका ग्वालियर टैंक की बात है, ये किस अगस्त की है, 7 अगस्त 1942 की बात है।
7 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को आंदोलन आपका क्या होता है? प्रारंभ होता है। आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। चलिए इन सबको हम यहाँ पर देखते हैं। और किस नारे के साथ? कहते हैं किस कालजयी नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है? करो या मरो, करो या मरो। और यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार, करो या मरो का मतलब लोगों ने हिंसा, यहाँ पर सवाल भी महात्मा गांधी से किया गया, कई सवाल भी यहाँ पर किए गए। आप तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आप नारा दे रहे हैं करो या मरो, यानी हिंसा की बात। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा कि यदि युद्ध जैसी स्थितियाँ हों, स्थितियाँ किस प्रकार की हों? युद्ध। और युद्ध जैसी स्थिति में अपने विरोधी सैनिकों के को अधिक से अधिक संख्या में मार देना भी अहिंसा ही है। ये कथन आप याद रखिएगा। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा कि युद्ध की स्थिति में अपने विरोधी सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में मार देना ही सैनिक द्वारा किसका पालन किया जा रहा है? अहिंसा का पालन किया जा रहा है। इसी समय पर एक शब्द और महात्मा गांधी ने कहा कि यदि अपने से कोई सबल हो, बहुत अधिक शक्तिशाली हो, तो उसकी, अगर वो गलत आचरण आपके साथ कर रहा हो, तो उसकी हिंसा करना भी अहिंसा के ही समान है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। और ये आंदोलन करो या मरो कालजयी नारे के साथ क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति आपकी हो गई, यानी ये क्रांति अगस्त में शुरू हुई, इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया। करो या मरो। लेकिन स्थितियां होती हैं कि एक संबोधन महात्मा गांधी ने यहाँ पर दिया था, कार्यक्रम कैसे चलाया जाए, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात कही गई, जैसे यहाँ पर छात्रों से महात्मा गांधी ने क्या कहा कि यदि आप पढ़ाई छोड़िए, स्कूल का त्याग करिए, लेकिन फिर या तो स्वतंत्रता तक आप धैर्य बना के रखिए। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर इन्होंने कहा। छात्रों से क्या संबोधित किया? छात्रों को, कि छात्रों को कहा, इन्होंने क्या कहा कि आप विद्यालय छोड़िए, विद्यालय छोड़िए, यानी छोड़ दो, लेकिन कब तक के लिए? जब तक हमें स्वतंत्रता न मिल जाए। जब तक क्या मिल जाए? स्वतंत्रता न मिल जाए। तो तब तक अगर आप धैर्य रख पाए, तभी आप विद्यालय ना मिल जाए, तभी आप विद्यालय छोड़िए, यानी विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसका यहाँ पर ध्यान। इसके पहले के आंदोलन में छात्रों ने विद्यालय का त्याग किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया? बहिष्कार की बात की गई। यहाँ पर महात्मा गांधी ने छात्रों को संबोधित किया कि विद्यालय आप छोड़ दो, लेकिन कब तक? जब तक स्वतंत्रता न मिल जाए, तब तक अगर आपके पास क्षमता हो, तब आप विद्यालय का त्याग करिए। दूसरा इन्होंने कहा सरकारी नौकरी का त्याग मत करिए, नौकरी का त्याग मत करिए भाई, मत करिए। और वहाँ रहकर मत करिए, वहाँ रहकर अपना जैसी स्थिति, यानी अपने देश स्वतंत्र जैसी स्थिति को आप करिए, महसूस करिए। यानी आप पद पर रहते हुए स्वतंत्रता के लिए कार्य करते रहिए, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई। सरकारी नौकरी का त्याग मत करिए, पद पर रहते हुए, पद पर क्या है? रहते हुए क्या करिए आप भाई? पद पर रहते हुए स्वतंत्रता के लिए कार्य करिए, स्वतंत्रता के लिए क्या करिए? कार्य करिए। तो इस तरह की बात महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा। अगला है किसानों के लिए इन्होंने क्या संबोधन किया? किसान के लिए इन्होंने कहा, किसान की जमींदार को आप क्या करिए? जमींदार को कर दीजिए, जमींदार को क्या करिए? कर दीजिए, लेकिन कब तक? जब तक वो स्वतंत्रता के लिए सहयोग करें। जमींदार को कर दीजिए, किंतु यदि जमींदार सहयोग नहीं करते हैं, जमींदार क्या नहीं करते हैं? जमींदार सहयोग ना करें तो कर देना बंद कर दो।
सहयोग न करें तो क्या करिए भाई, कर देना बंद कर दो। तो इस प्रकार का ये सब संबोधन है, बंद कर दो। तो ये आपका किससे संबंधित है, सब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही। देसी रियासत, देसी रियासत, देसी रियासत की जनता को इन्होंने क्या संबोधित किया, देसी रियासत की जनता को संबोधित किया, जनता को संबोधित इन्होंने क्या किया कि देसी रियासत की जनता अपने राजा को आप पहले जैसे स्वतंत्र राजा जैसा आप व्यवहार करिए, बात करिए। यानी यहाँ पर देसी रियासत की जो जनता है, इन्होंने इनको संबोधित किया कि अपने रियासत के मालिक को आप क्या करिए, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में आप स्वीकार करिए, या ऐसा व्यवहार करिए कि अब हम क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बात। आइए मित्रों, अब आगे की घटना यह है कि 70 मिनट, जैसे अभी हमने कहा 8 अगस्त को ये आपका शुरू होता है, 7 अगस्त को प्रस्ताव माना गया, 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को ही, 9 अगस्त को महत्वपूर्ण नेता आपके क्या होते हैं, महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार होते हैं। महत्वपूर्ण नेता क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ऑपरेशन 0 आवर, सरकार ने दमन की नीति अपनाई, ऑपरेशन 0 आवर। और इस ऑपरेशन के तहत महत्वपूर्ण नेता को क्या करते हैं, 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। यह स्वतः, इसकी विशेषता क्या है, कौन सा आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, ये प्रश्न आपसे पूछता है। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त क्या था, आंदोलन था। सभी महत्वपूर्ण नेता को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। जैसे आपका है, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपका महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये सब प्रश्न भी यहाँ से पूछ लेते हैं। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा, कस्तूरबा, और इन सब को आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में बंद किया गया। आगा खां पैलेस। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल में इन्हें क्या किया गया, बंद किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा। इसी प्रकार से अहमदनगर के किले में, अहमदनगर के किले में बहुत से क्रांतिकारियों को, बहुत से नेता को क्या किया गया, बंद रखा गया। ये है आपका कि इस दौरान जो आपके आंदोलन चला गया, जैसे इसी समय हजारीबाग, एक आपका कौन, हजारीबाग, और हजारीबाग जेल में आपके थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और इसी हजारीबाग जेल से ये क्या होते हैं, भाग निकलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से ऐसे नेता थे जो जेल से भाग गए थे, तो वो आपके थे जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? जयप्रकाश नारायण कहाँ से आपका भाग गए? हजारीबाग जेल से। हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जेल से फरार हो गए और भूमिगत होकर आंदोलन करते रहे। और क्या किए? भूमिगत होकर आंदोलन करते रहे। आंदोलन कर रहे थे या करते रहे। तो इस प्रकार से ये सभी आपकी घटनाएं हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं, इन सबसे आपके क्या होते हैं? प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे हम चलते हैं। यहीं पर रेडियो प्रसारण भी हुआ। क्या हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान? रेडियो प्रसारण के द्वारा जनता को संबोधित किया गया। जनता को संबोधित किया गया और संबोधित किया गया। और ये आपका रेडियो प्रसारण कहाँ से होता था? स्थान आपका है मुंबई। स्थान आपका कौन सा है? मुंबई। और मुंबई में आपकी थी कौन? मुंबई में उषा मेहता। कौन है? उषा मेहता। उषा मेहता एक रेडियो आपका चला रही थी जहाँ पर ये संबोधित कर रही थी। दूसरा एक संचालन केंद्र कर रहे थे। दूसरा केंद्र आपका कौन संचालित कर रहा था? तो दूसरा केंद्र संचालित कर रहे थे बाबू भाई, यानी उषा मेहता पहली बार। ये प्रश्न आपका है, पहले कौन संचालन किया? उषा मेहता। और दूसरा एक केंद्र कौन संचालित कर रहे थे? बाबू भाई। और नियमित रेडियो पर बोलते कौन थे? नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया। नियमित रूप से कौन बोलते थे? नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया रेडियो पर बोलते थे। राम मनोहर लोहिया। तो ये आपके हो गए कौन नियमित रूप से बोला करते थे? राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रेडियो प्रसारण पर नियमित रूप से क्या करते थे? बोला करते थे। ये आपकी घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई, क्योंकि नेता गिरफ्तार हुए। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये हमने आपको पहले बताया। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कोई नेता आपके, सभी नेता गिरफ्तार। अहमदनगर किले में ही नेताओं को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कुछ अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेल में क्या किया गया? डाल दिया गया। और ये जो आंदोलन है ये संघर्ष विराम संघर्ष का तीसरा चरण है। संघर्ष विराम संघर्ष का ये कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण है। तो आइए मित्रों, तीसरा चरण हम आज देख लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं। इसी समय पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई किया और इसी समय कुछ स्थान पर समानांतर सरकार गठित की गई। समानांतर सरकार। समानांतर क्या हुआ भाई? सरकार गठित होती है। तो समानांतर सरकार आपकी गठित होती है, कुछ स्थानों पर गठित हुई। तो ये आपके कहाँ हैं, कहाँ हैं, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक आपका है बलिया। बलिया आप जानते होंगे। बलिया के साथ साथ गाजीपुर। बलिया के साथ साथ कहाँ? गाजीपुर में ही बलिया और गाजीपुर। गाजीपुर में चित्तू पांडे। कौन हो गए भाई? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने क्या किया? एक समानांतर सरकार चलाई, लेकिन ये बहुत कम समय तक चली, अल्पजीवी थी। ये आपका क्या था? अल्पजीवी। अल्पजीवी यानी बहुत अधिक समय तक ये नहीं चल पाई। तो ये आपका हो गया बलिया। गाजीपुर ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्रों में अपनी एक सरकार गठित किया और चलाए, और वो हैं कौन? चित्तू पांडे। चलिए इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा आपका एक है मिदनापुर। तामलुक मिदनापुर। तामलुक मिदनापुर पश्चिम या बंगाल हम कह दें, बंगाल। यहाँ पर आपकी जाति सरकार थी। यहाँ पर क्या थी आपकी?
जाति सरकार, जाति सरकार। और ये आपका जाति सरकार के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। और यहाँ पर मातंगनी, यहाँ पर कौन कहते हैं, एक आपकी महिला मातंगनी ने क्या किया था, मरते दम, यानी ये इनके गोली भी लगी हुई थी, फिर भी इन्होंने तिरंगा को झुकने नहीं दिया था, तिरंगा को झुकने नहीं दिया। तो ये आपकी हो गई मातंगनी, कहते हैं इनकी उम्र 70 वर्ष थी। कितनी वर्ष, 70 वर्ष। यहाँ पर भी कौन सी सरकार बनी, जाति समानांतर सरकार, तामलुक मिदनापुर बंगाल। तीसरी हम आपकी देखते हैं सतारा। सतारा आपका है, सतारा है आपका महाराष्ट्र। सतारा आपका कहाँ, महाराष्ट्र। वाई.वी. चौहान, वाई.वी. चौहान द्वारा, चौहान द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, सरकार, समानांतर सरकार का गठन किया गया। और ये समानांतर सरकार दीर्घजीवी थी, कहते 1945 ईस्वी तक ये क्या हो चलती रही। यानी इसे दीर्घजीवी हम कह सकते हैं कि सबसे दीर्घजीवी आपकी ये सरकार थी। कौन सी, वाई.वी. चौहान। इसे हम कहते हैं दीर्घजीवी। दीर्घजीवी का मतलब अधिक समय तक ये चलती रही, अधिक समय तक क्या है, चलती रही। तो चलिए भाई, अधिक समय तक चलती रही। तो ये हो गया आपका 3 स्थानों पर समानांतर सरकारें गठित की गई। और ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भले ही कहते हैं बहुत से नेता, जैसे नेताओं में अगर हम बात करें तो चाहे राजगोपालाचारी हो, राजगोपालाचारी, गोपालाचारी हो, चाहे आपके हिंदू महासभा हो, हिंदू महासभा हो, चाहे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, अंबेडकर, और चाहे आपके मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था, विरोध किया। ये सभी क्या किए, विरोध किए। और विरोध के साथ, ये तो विरोध ही किए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार का सहयोग किया, सरकार का क्या किया, सहयोग किया। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना सरकार का सहयोग किए। बाकी ये इन सभी ने कहा ये समय, किसी ने कहा समय अभी नहीं था, किसी ने कहा जैसे ये पागलपन के समान है, ऐसे समय में भारत छोड़ो आंदोलन के बाप भारत छोड़ दीजिए जाइए। तो इस प्रकार से इन सभी ने विरोध किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार का क्या किया, सहयोग किया। अब इन भारत छोड़ो आंदोलन की घटना से वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और वैश्विक स्तर पर जैसे भी हमने कहा, अमेरिका, कौन हो गया भाई, अमेरिका, जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपका उस समय हो गया आपका चीन। इन 3 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने, नाम अभी आपको बताया गया था, इन 3 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत को स्वतंत्र करने का दबाव, स्वतंत्र करने का दबाव विंस्टन चर्चिल पर डाला, विंस्टन चर्चिल पर डाला, चर्चिल पर डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की ये महत्वपूर्ण जो आपकी घटनाएं थी वो आपको बता दिया गया। और भले ही हम कहें कि तत्काल परिस्थितियों में हमें भले स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन जनता अब अपने आप को स्वतंत्र जैसी स्थिति महसूस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब हमें शीघ्र ही क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। स्वयं उत्साहित होकर
ऐसा स्वयं उत्साहित होकर जगह जगह अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते थे। और इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मैंने ऐसा जन सैलाब अभी किसी आंदोलन में नहीं देखा था। तो इस प्रकार से ये थी भारत छोड़ो आंदोलन और उससे महत्वपूर्ण तत्व। मित्रों, यदि आपको समझ में आया हो तो हम लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। फिर हम इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।